ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नंद कुमार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। मैं हूं चंद्रिका जोशी। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस बीमारी और संक्रमण को लेकर वर्तमान स्थिति और बचाव उपायों के बारे में हम रोज आपके साथ चर्चा करते हैं। हम लगातार स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सावधानियों के बारे में और सभी एहतियाती उपायों के बारे में भी बातचीत करते हैं। आपके भी कुछ सवाल होंगे आज, तो इस बारे में हमें जरूर फोन करें। हमारे 2 नंबर हैं 01123314444, ये एक नंबर है। दूसरा हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नंद कुमार। डॉक्टर नंद कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, नमस्कार। शुक्रिया मैडम, आपको मेरा नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये एक अलग तरह का वायरस है और अलग तरह की महामारी है, और ये इतिहास में दर्ज है कि जब महामारी जैसी स्थिति बनती है तब ये संक्रमण आहिस्ता से ही सही इस तरह नुकसान कर जाता है कि जब तक संभलते हैं तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। और बहुत से देश इस बात के गवाह हैं कि नियमों की थोड़ी सी भी अनदेखी कितनी महंगी पड़ सकती है। जी, आपने सही कहा, ये अलग तरह का वायरस है और अलग तरह की महामारी है, इसलिए कि पहली बार ऐसा हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं अपने होशो हवास में कि इतने बड़े स्तर पे एक लॉकडाउन हुआ है और इतने बड़े स्तर पे हम घरों में अपने अपने बंद हो गए हैं। जी। और पूरे वर्ल्ड में ऐसा हुआ है। लेकिन हमारे देश में जी डॉक्टर साहब, सरकार ने सख्त फैसले बहुत समय रहते उठा लिए, जिससे हम फिर भी कहीं बेहतर स्थिति में लगते हैं। डॉक्टर साहब, इसे आगे बढ़ने से रोकना है, तो ये जिम्मेदारी हम सभी की है कि मिलजुल कर हम इस वक्त को निभाएं। जी, जैसा आपने कहा कि एक बड़ी बीमारी है, महामारी है, नए तरह का है, तो इसे लड़ने के लिए हमें नए तरह के उपाय भी करने पड़ेंगे और उसके लिए अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा। और अपने आप को तैयार करने के लिए हम आगे बात करते रहेंगे कि कैसे अपने आप को हम तैयार करें कि हमारे ऊपर इसका असर कम से कम पड़े। डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं का भी सवाल लेंगे, लेकिन एक बात मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो जैसे एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनको घर से बाहर निकलना है, जाना ही जाना है। फ्रंट लाइन में जो लोग हैं उनको रहना ही रहना है। स्वयंसेवक भी हैं, चिकित्सा कर्मी भी हैं, सभी लोग हैं डॉक्टर साहब। तो ऐसे में कहीं पर मन में एक बार ये भय भी देखने में आता है कि ये वायरस से संक्रमित तो नहीं हो रहे हैं, तो एक तरह का तनाव बन जाता है। तो तनाव की स्थिति में कोई अन्य परेशानी या बुखार या इस तरह की चीज भी हो सकती है? ये इससे निश्चित तौर पे एक तनाव तो बनता है, लेकिन इसको एक तरह से समझने की जरूरत है। यदि आप ऐसे देखें तो जितने भी फ्रंट लाइन लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हॉस्पिटल में या सफाई कर्मचारी हैं, यदि वैसे देखें तो इनको पता है कि हमें सावधानी होती है। और कम से कम जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको पता होता है कि सावधानी क्या बरतनी होती है, उस सावधानी को बरतते हैं। और अगर आप पूरा तुलना करके देखें कि कितने लोगों को वायरस का इन्फेक्शन हुआ या कोविड पॉजिटिव आए और कितने स्वास्थ्य कर्मी को आए, तो इनका नंबर बहुत कम है जो फ्रंट लाइन पर रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फ्रंट लाइन पे काम करने में कोई नुकसान नहीं है यदि आप एक सही तरह से अपना ख्याल करें, जो सावधानियां बताई जाती हैं सरकार की तरफ से उसका पालन करें और उसमें बहुत रिलैक्स नहीं रहे। जी। और हाँ जी। उसके बाद तनाव तो निश्चित है, लेकिन जैसे हम लोग भी हॉस्पिटल जाते हैं, हम लोग सावधानी बरतते हैं और उसमें तनाव कम होता है। हाँ, जब हमें जानकारी नहीं होती है, जब लगता है कि नहीं हम कहीं भी जाएंगे तो वायरस हो जाएगा, तब तनाव की स्थिति आती है। जी, यानी सीधी सी बात आपके कहने का मतलब ये है श्रोताओं के लिए कि
तनाव रख के, भय रख के कुछ नहीं होने वाला है। सावधानी और एहतियात बरत के ही सब कुछ होगा। जैसे कि बार बार ये कहा जा रहा है, आप अपने घरों के अंदर रहें, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाकर रहें। डॉक्टर साहब, राज्यवार स्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन जांच के लिए अभी जो कुछ औचक परीक्षण भी किए गए हैं, उसमें एक बात जो उभर कर सामने आई है कि संक्रमण तो मिला है, लेकिन रोगी में उसके लक्षण नहीं मिले, यानी उसको खुद को पता नहीं लग रहा है कि वो संक्रमित है। तो ऐसी स्थिति में तो देखिए, इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जी। अगर इसको हम पॉजिटिवली देखें तो इसका मतलब ये साफ होता है कि कोविड के बहुत सारे इन्फेक्शन, कोविड-19 के बहुत सारे इन्फेक्शन बहुत सीवियर नहीं होते हैं, माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं। हो सकता है मुझे और आपको भी कोविड इन्फेक्शन हो, हमें पता नहीं चला हो। तो 80% लोग ऐसे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि वायरस खतरनाक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए नहीं। और इसका मतलब ये निकलता है कि जो थोड़े इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक बोलते हैं वायरल लोड, जैसे वायरस की संख्या, अगर वायरस की संख्या मान लीजिए कि 1000 चली गई आपके श्वास के अंदर, तो इन्फेक्शन सीवियर होगा। थोड़ी सी अंदर गई तो एक तरह से इन्फेक्शन सीवियर नहीं होगा। तो एक हम इससे लड़ने की शक्ति जो हमारा शरीर है, वो बना लेता है। एक रोग प्रतिरोध क्षमता हमारी मजबूत होती जाती है। और एक तरह का इम्यूनिटी हमारा काम करना शुरू करता है। ये पॉजिटिव तरीका हो गया देखने का। यदि हम उसको ऐसे देखें कि पता नहीं हमको कोविड हो गया है, लक्षण भी नहीं है, तो फिर हम तनाव में आ जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, ये अपने अपने बॉडी की इम्यून पावर पर भी डिपेंड करता है कि वो आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है वायरस। बिल्कुल पड़ता है। इसलिए हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो लोग बहुत बच्चे हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, या ऐसे लोग जिनको और बीमारियां हैं, जैसे कि मान लीजिए शुगर की बीमारी है, या रक्तचाप ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या कोई और बीमारी है, श्वास की बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, या श्वास की बीमारी है, या और कोई मेटाबॉलिक डिजीज है, तो ऐसे लोगों के, जैसे थायराइड की बीमारी है, तो ऐसे लोगों में इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है आम लोगों से। तो उसमें चांसेस है कि इनको जल्दी हो जाए। इसलिए इनको बच के रहना होता है जिनको बीमारियां होती है। लोग ज्यादा सावधानी बरते, है ना? ज्यादा सावधानी बरतनी। जी। डॉक्टर साहब, बाड़मेर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं, लाइन कट गई है, हमारे साथ श्रोता थे अभी। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम सरकार ने तकनीक का एक सहारा दिया है लोगों को, ये जो ऐप एक है वो आरोग्य ऐप हम डाउनलोड करें, तो इस दिशा में ये कहा शुरू के, हालांकि 18 दिन में ही करीब 7 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया। ये रेडियो सिग्नल तकनीक पर काम करता है, और ये इसमें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क पर आए तो अलर्ट भी एक तरह से देता है। जी। तो डॉक्टर साहब, इसके फायदे हमारे श्रोताओं के बारे में को बताएं। इसके फायदे हैं कि आप जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए या बाजार गए, लॉकडाउन है लेकिन आप जाते हैं सामान लेने, जो एसेंशियल चीजें हैं आप जाते हैं लेने के लिए, या अगर आप कहीं काम कर रही हैं, आप वहां जाती हैं ऑफिस में, जो एसेंशियल जॉब आपका है, तो आपको नहीं पता कि आप किन लोगों के संपर्क में आ सकती हैं। भले आपकी दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने मेंटेन किया है, पर फिर भी आप संपर्क में आती है। तो अगर ये ऐप आपके पास है तो कम से कम ये आपको सावधान करता है कि ये आदमी को कोरोना संक्रमण हो सकता है या है, तो आप उनसे दूरी बना लेंगे। तो एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को ये बहुत कारगर तरीके से ये काम कराता है उसका। दूसरा है कि सावधानी हम बरत सकते हैं इससे ऐसे भी कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी इस ऐप में होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या हमारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कोरोना का संक्रमण का एक खतरा हो सकता है, या अगर जैसे कोई मान लीजिए हार्ट का पेशेंट है, या कोई और कोई लंग इन्फेक्शन है उसको, या कुछ है, तो वो ये बताता है कि आपका स्टेज क्या, मतलब आपको कितना आप सेफ जोन में हैं या नहीं हैं, या आपको तुरंत मेडिकल, ये कुछ बायोलॉजिकल पैरामीटर्स लेके बॉडी का कुछ बताता है कि आप कितना सेफ जोन में हैं, जैसे आपकी बॉडी किस तरह भी काम कर रही है। कुछ हद तक इससे हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका फायदा है जो कि पूरे विश्व में देखा जाए तो जो हम कहते हैं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, जैसे ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर मान लीजिए मुझे कोरोना है तो मैं किसके संपर्क में आया, सबको जांच करने की जरूरत है। तो ये बताता है, ये मदद कराता है ब्लूटूथ के तकनीकी से, टेक्नोलॉजी से, कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और अगर आपको गलती से है भी
तो किससे किससे आप कांटेक्ट में हैं, ताकि उन लोगों को हम जांच करके बचा पाएं या उनको जांच करके सही इलाज दे पाएं, या कम से कम उनको ये बता पाएं कि आप घर में रहिए, क्वारंटीन में रहिए या क्वारंटीन हॉस्पिटल में रहिए, जो भी उचित तरीके से सरकारी प्रबंध है तो ये उसके अनुसार करना है। दिशा में ये आरोग्य सेतु ऐप एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता है राजगढ़ मध्य प्रदेश से राय सिंह हमारे साथ। हेलो राय सिंह जी, बोलिए, सवाल पूछिए अपना। जी बताएं। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आपको राय सिंह जी। हाँ, राय सिंह नहीं बोल रहे साहब, राजगढ़ जिला एमपी से। हाँ जी बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद में क्या बीमारी जो चल रही है कोरोना वायरस, ये कम होगा? देखिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि बीमारी कुछ कम होगी, लेकिन जो एहतियात हम बरत रहे हैं आज के दिन में, ये एहतियात हमें लंबा बरतना पड़ेगा। लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी सारी जो हमने अब तक किया, सोशल डिस्टेंसिंग किया, साफ सफाई रखें, हाथ धोएं, इसको हम फिर से वापस नहीं जा सकते हैं अगर बीमारी को और दूर रखना है तो। जी। और डॉक्टर साहब, इसका तो एक, अगर हम, जैसे आपने पहले भी कहा, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका पॉजिटिव अगर हम देखें तो हाथ धोने की जो ये आदत अब लोगों में पड़ रही है या बच्चों में पड़ रही है इस वक्त, ये लंबे समय तक हमारे लिए काम इसलिए आएगी कि एक अच्छी आदत है और बहुत से संक्रामक रोगों से रक्षा हो सकेगी। दोनों के फायदे हैं, इसलिए कि जो जो सरकार कह रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसके भी फायदे हैं ताकि हम बीमार कम पड़ेंगे। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि जो भी सरकार ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। सरकार ने ये नहीं कहा है कि सोशल कनेक्टिविटी को खत्म कीजिए। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, सोशली कनेक्ट रहिए, इमोशनली कनेक्ट रहिए, ये समझने की जरूरत है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि व्यक्तिगत तौर से फिजिकल अपनी जो है वो दूरी बनाए रखें, लेकिन आप पर भावनात्मक तौर पर जुड़े रहें, सामाजिक तौर पर जुड़े रहें, समाज के सारे काम चलते रहें। जी। दिल्ली से हमारी श्रोता है डॉक्टर साहब मरियम हमारे साथ। जी। हेलो। जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन में फर्क क्या है? जी डॉक्टर साहब बताएंगे। जी, क्वारंटाइन और आइसोलेशन में फर्क ये है कि क्वारंटाइन एक खास टाइम के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को लगता है कि वायरस इन्फेक्शन की संभावना है, जैसे कोई बाहर से आ रहे हैं या किसी से संक्रमण होने का डर है, तो हम उसको रखते हैं क्वारंटाइन में। क्वारंटाइन एक तकनीकी शब्द है जी। और ये अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग होता है। इसमें जो है कोरोना वायरस जो है कोविड-19 में, इसमें क्वारंटाइन 14 डेज का होता है। इसलिए कि ऐसा देखा गया है वैज्ञानिक तरीके से कि 14 डेज में वायरस के लक्षण आ जाते हैं, और अगर नहीं आते हैं तो आगे आने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए 14 डेज का रखते हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है कि आपको आइसोलेट कर दिया। जो क्वारंटीन में जो कुछ फैसिलिटीज होती है, जैसे आपको टेस्ट भी करना होता है क्वारंटीन में, आपको और भी फैसिलिटी दी जाती है, आपको जानकारी दी जाती है कि बीमारी के बारे में कैसे लड़ें, आपको बताया जाता है। क्वारंटीन में आप अपने लोगों से, जो आपके संबंधी हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आप उनसे संपर्क बना कर रख सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, फोन हो गया, वीडियो कॉल हो गया, बट आइसोलेशन में ऐसा नहीं होता है। जी। इंदिरापुरम गाजियाबाद से हमारे अगले श्रोता हैं भूषण, अपना सवाल लेके। भूषण जी बोलिए। हेलो जी, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि हमारा एक भाई है मनोज, सार्वजनिक शौचालय में सफाई का काम करता है जी, और प्लस डायबिटीज का पेशेंट भी है, दवा तो वैसे लेता है, उम्र भी 48-50 के आसपास है, तो उसके लिए क्या परामर्श होगा आपकी तरफ से? भूषण जी, बहुत सही कहा आपने। ये मैंने पहले भी कहा था, उनको डायबिटीज की समस्या है। यदि डायबिटीज कंट्रोल है तो अच्छी बात है, और हो सकता है डायबिटीज उनका अच्छा कंट्रोल हो। उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी, जैसे जब भी वो जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ जो ग्लव्स होता है, सैनिटाइजर होता है, अपना मास्क होता है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करें, अपना वहाँ पे साफ सफाई रखें। जब घर पर आते हैं, घर पे आने के बाद उसको बाहर, जो अपने मास्क वगैरह है उसको बाहर डिस्पोज करें, उसको बाहर निकाल दें, अपने कपड़े भी बाहर निकाल दें। घर पे आने के पहले, या अगर सुविधा हो तो नहा लें घर के अंदर घुसने के पहले, या अगर नहीं सुविधा हो तो घर में आके कम से कम वहां पे कपड़े बाहर रख के नहा लें, अपने कपड़ों को धो लें।
इतना करते हैं तो बहुत रिस्क बहुत कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, साबुन के पानी में, नॉर्मल साबुन जो होता है उसमें? जी, नॉर्मल साबुन के पानी से नहाएं। नॉर्मल साबुन जो होता है कम से कम 20-30 सेकेंड तक अगर आराम से बॉडी में साबुन लगाए, अच्छे से नहाएं। उसके बाद ये खतरा कम, मतलब रिस्क काफी कम हो जाता है, खतरा बहुत कम हो जाता है। और मुझे यकीन है कि जहां भी काम करते होंगे वहां पे लोग उनको सावधानी बरतने के बहुत सारे तरीके बताए होंगे। उनको ग्लव्स दिया होगा, उनको सैनिटाइजर दिया गया होगा, उनको मास्क दिया होगा। और डॉक्टर साहब, अगर ये आरोग्य सेतु अगर ऐप डाउनलोड करें तो उसमें बहुत अच्छी बात है। अगर उनके पास फोन है, स्मार्टफोन है, तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जी, इस समय आप सुन रहे हैं कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नंद कुमार। हमारे 2 नंबर हैं 01123314444 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800115767। इन नंबरों पर आप हमारे कार्यक्रम में फोन करके शामिल हो सकते हैं। 1800115767। हमारे साथ श्रोता हैं हमारे रायपुर से विजय कुमार। हेलो विजय कुमार जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं विजय कुमार श्रीवास्तव, कुम्हारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ मैडम। जी बोलिए, स्वागत है आपका। मैडम, मेरा डॉक्टर साहब से 2 क्वेश्चन है। देखिए, ICMR जो है ना, इसकी स्थापना 1911 मनमोहन सिंह जी की सरकार ने की थी। तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन जो है WHO को फॉलो करती है ICMR की इंडियन गवर्नमेंट को? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रैंडम टेस्टिंग है ना, तो रैंडम टेस्टिंग के मामले में पाकिस्तान हमसे काफी आगे निकल गया है। वहाँ देखिए 8000 के आसपास ही है संक्रमित। तो हमारे देश में रैंडम टेस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही? इस संदर्भ में आपका क्या कहना है सर? मेरे 2 क्वेश्चन है। जी, शुक्रिया। ये जो पहला क्वेश्चन आपका है, इसका जवाब है कि ICMR जो है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये हमारा एपेक्स रिसर्च बॉडी है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक रिसर्च का है। इसके बहुत सारे सेंटर्स पूरे देश में है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ICMR WHO को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती है। WHO का जो रोल होता है, उसके मेंबर्स कंट्री होते हैं। जैसे इंडिया उसका मेंबर है, इसी तरह 170 देश उसके सदस्य हैं, उसके मेंबर हैं। जो WHO देता है, मेंबर्स कंट्री अक्सर उसको फॉलो करती है। लेकिन कभी कभी अपने देश के स्थिति के अनुसार, बीमारी के अनुसार हम वहां से डेविएट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो कुछ WHO के, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, WHO ने पहले कहा, बाद में फिजिकल डिस्टेंसिंग में आ गया। हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को। तो इसको हम लोग अपने तरीके से, अपने देश के अनुसार हमको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं WHO को। हम लोग बाउंड नहीं है, हम लोग उसकी बात, WHO हमें मदद करता है। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे काम नहीं करते हैं, अलग अलग हैं। दूसरा सवाल आपका जो है, रैंडम टेस्टिंग के बारे में। दूसरा सवाल आपका रैंडम टेस्टिंग की आप बात कर रहे थे। एक्चुअली इस बात को समझने की जरूरत है कि रैंडम टेस्टिंग जब होता है तो वो एंटीबॉडी दिखाता है अक्सर। तो रैंडम टेस्टिंग मतलब अगर मान लीजिए कि मेरे में इन्फेक्शन कभी हुआ तो मेरे में इसकी एंटीबॉडी बनती है, तो रोग प्रतिरोध कर क्षमता होती है बॉडी की, एंटीबॉडी बनाता है, तो हम फटाक से रैंडम टेस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन रैंडम टेस्टिंग जो है अब शुरू हो रहा है, और रैंडम टेस्टिंग हमें बताता है कि इन्फेक्शन हुआ है, कभी हुआ था, अभी भी है। लेकिन जो एक्यूट इन्फेक्शन होता है जी, उसमें रैंडम टेस्टिंग का रोल बहुत कम होता है। जैसे कि अभी RT-PCR जो है, जो हम लोग अभी जो टेस्टिंग कर रहे हैं, वो टेस्टिंग का अलग अलग वो है, किट होता है। और जैसे आपने देखा होगा कि पहले टेस्टिंग हम कम कर पा रहे थे, अभी टेस्टिंग अधिक कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे अभी जो हम लोग किट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो हम उसको तकनीकी तौर पे बोलते हैं सेंसिटिविटी, कि 70% चांसेस है कि आपको ठीक ठीक बताएगा। ये 70 से 75% चांसेस जी। इसका मतलब होता है कि और कुछ चांसेस हो सकता है कि रिपोर्ट दोबारा करना पड़े हमको टेस्ट, अगर उसमें कुछ डाउट होता है तो। जी, जैसे ICMR ने यह भी स्पष्ट किया है कि रैपिड एंटीबॉडी जांच का उपयोग अलग अलग व्यक्ति की जांच के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए एंटीबॉडी कितना कारगर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए कि आपने शुरू में कहा था कि ये एक नया वायरस है। नया वायरस का मतलब होता है कि इस वायरस के कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं जी। जैसे आप अगर देखेंगे तो जो शुरू में हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ये एयर ड्रॉपलेट से नहीं होता है, एरोसोल से नहीं होता है,
मास्क की जरूरत सबको नहीं है, लेकिन बाद में हमें लगा कि नहीं, इसका असर थोड़ा दूर तक हो सकता है, तो हम लोगों ने इसको मॉडिफाई किया गाइडलाइंस को। तो इस तरह आईसीएमआर इसको देखते रहता है कि इसको भी स्टडी करते रहता है वायरस को। जी हमारे एक श्रोता है रीवा मध्य प्रदेश से रामजी गर्ग। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी मैडम, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करती हैं, समाचार भी बहुत अच्छा सुनाती हैं चंद्रिका जोशी जी। शुक्रिया। सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए, हम आपको सुन रहे हैं। जी, सवाल हमारे दो हैं मैडम। ये है कि जो पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाते हैं कोरोना के, तो इनके रिपोर्ट कितने घंटे कितने मिनट में प्राप्त होती है? और दूसरा एक चीज और है मैडम, कि जैसे अग्निदाह संस्कार किया जाता है इन मरीजों का, पेशेंटों का जो एक्सपायर हो जाता। जी फोन लाइन करके। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो इनका था ना कि रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है अगर कोई पॉजिटिव है तो? इसलिए ये रिपोर्ट ये निर्भर करता है कि आपने सैंपल कहाँ से लिया है। मान लीजिए कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश के एक ऐसे जगह में है जहाँ पे हम टेस्ट नहीं वहाँ तुरंत करते हैं, हम वहाँ से सैंपल ले सकते हैं। ये सैंपल लेके हम लोग वहाँ भेजते हैं जहाँ पे एक आपके सबसे नजदीकी लैब है जहाँ टेस्टिंग होता है। इसलिए कि इसमें एक किट में बहुत सारे सैंपल लगाते हैं हम लोग, तो ये निर्भर करता है कितना दूर है आप उस सेंटर से। तो उसमें हो सकता है अलग अलग राज्य का अलग अलग है, किसी का 2 दिन लगता है, किसी का 3 दिन लगता है। आमतौर पर यदि नियरेस्ट है, अगर मान लीजिए उसी हॉस्पिटल में है, तो ये रिपोर्ट विद इन सेम डे आ जाता है। जी, वैसे सरकार ने जांच सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की है। कई सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में जांच की जा रही है और अब तक 201 सरकारी और 86 निजी जो प्रयोगशालाएं हैं और 300 संग्रह केंद्र हैं जो कोविड-19 की कलेक्शन सेंटर है जो कोविड-19 की जांच के लिए जिनको मंजूरी दी गई है ऑफिशियली। हमारे साथ श्रोता है हमारे होशियारपुर पंजाब से सतनाम सिंह। सतनाम सिंह जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैडम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, बोलिए। हाँ जी, मैं सतनाम सिंह टवाना बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर पंजाब से। जी, स्वागत। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे गले में ना मेरी रेशा जी आती है, जो बलगम होती है ना गले में से, नाक में से नजला जाता रहता है, गाढ़ा जा रेशा जी, लेसदार। क्या ये कोरोना की निशानी हो सकती है? अच्छा, नंबर 2 सवाल मेरा है, 2 व्हीलर जो पंजाब में हमारे ना 2-2, 3-3 बंदे बैठकर जाते हैं, मास्क भी पहना हुआ होता है दोनों ने, जो पीछे पीछे राइडिंग है 2-2 बंदे, क्या उसमें कहाँ से रहेगी जो सोशल डिस्टेंसिंग है? 2-3 बंदे बैठे हैं, लेडीज बैठे हुए, बिल्कुल नारे लगे होते हैं, जुड़े होते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब। हेलो। तीसरा मेरा सवाल है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसका फंक्शन क्या है? मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। आपने कहा बलगम आ रहा है, और बलगम आपने कहा कुछ दिनों से आ रहा है, शायद काफी दिनों से आ रहा है। यदि बलगम बहुत दिनों से आ रहा है तो उसकी अगर बुखार नहीं है, कोई और परेशानी नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, तो ये इसकी संभावना काफी कम है कि ये कोरोना वाला इन्फेक्शन हो सकता है। फिर भी आप जो है अपने आसपास के जो लोकल सेंटर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी हैं या गैर सरकारी हैं, उनको जाकर दिखा लें। बट मेरे समझ से जो आपने जानकारी दी शायद नहीं है कोरोना, बट एक बार दिखा लेना चाहिए आपको। दूसरा, आपने कहा कि जो लोग चढ़ते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हैं, स्कूटर पे चलते हैं, 2-2 चलते हैं, नेचुरली सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है, और उनका ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये दिशा निर्देश बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा के बारे में ये कुछ पूछ रहे थे, जो प्लाज्मा की एक थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी एक नई तरह का हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं, और कुछ केसेस में फायदा उसका हुआ है, लेकिन ये एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि मेरे को अगर इन्फेक्शन हुआ कोरोना का, कोविड-19 का, तो मेरे बॉडी में उसकी एंटीबॉडी बन गई, तो मेरे प्लाज्मा में उसको एंटीबॉडी है, तो वो एंटीबॉडी प्लाज्मा हम दूसरे को देके उसके इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है, लोग इस पे खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए कि अलग अलग वायरस के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। जैसे अब हिंदुस्तान में देखा जाए तो 3 तरह के स्ट्रेन है, इटली का स्ट्रेन शायद कुछ और रहा है, इसलिए एस्टैब्लिश अभी नहीं है, इस पे भी काम चल रहा है, डॉक्टर काम कर रहे हैं इस पे। जी, बड़ौद से हमारे अगले श्रोता है महेश शर्मा। हेलो महेश जी। हाँ, बोलिए, सवाल पूछिए महेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार। महेश शर्मा, बड़ौद से जी। बोलिए। मैं जानना चाहता जी, कुछ लोग बाग जो है
मास्क तो लगाते हैं और फिर जो है तम्बाकू खाते हैं, फिर मास्क हटा लेते हैं, फिर तम्बाकू थूक देते हैं, फिर लगाते हैं। अब बताओ, और जो है बातों में वो मास्क मुंह से हटाकर जेब में रख लेते हैं, फिर दोबारा लगाते हैं। जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है, ये काफी खतरनाक है महेश जी। यदि तम्बाकू खाने का मतलब होता है कि आप तम्बाकू खा के थूकते भी हैं, अक्सर ऐसा होता है कि लोग थूकते हैं, तो ये आपका तो नुकसान जो अगर मान लीजिए है तो है ही, ये दूसरे का अधिक नुकसान करते हैं। अगर अभी हम लोग भी बात कर रहे थे कि कोरोना के कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं जिनके लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो थूकते हैं तो जो उनके घर में या उनके आसपास जो बच्चे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, हो सकता है अगर उनको इन्फेक्शन का नहीं पता हो, उनके इन्फेक्शन का सिम्टम नहीं हो, लेकिन जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको बीमारी हो सकती है और उनके जान को खतरा हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, पूरे देश में संक्रमण के 1336 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही अब संक्रमित लोगों की संख्या 18,601 हो गई है और अब तक इस वायरस से मौतों का आंकड़ा जो हमारे देश में है वो 590 तक पहुंच गया है। लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि पूर्णबंदी से पहले 3.5 दिन में, डॉक्टर साहब हमारे एक श्रोता है, पहले हम इनको ले लेते हैं। ये है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र तिवारी। हेलो राजेंद्र जी, बोलिए। हाँ मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। बड़े मुश्किल से मिला है आपका ये। अरे अच्छा, तो चलिए मिला तो जी। हाँ जी, तो ये मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि ये जो ग्रोथ कराने के लिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट, और इसके साथ बैक्टीरियोलॉजिकल और हेमेटोलॉजिकल होता है टेस्ट, क्या इसमें कुछ ग्रोथ का नहीं निकला है क्या? अपना सवाल फिर से दोहराएंगे एक बार तिवारी जी? डॉक्टर साहब लाइन कट गई है। अच्छा। हाँ, तो कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब आप कुछ बताएंगे? मैं इनके सवाल पूरा सुन नहीं पाया। अच्छा अच्छा अच्छा। इन्होंने कुछ ग्रोथ के बारे में शायद कहा था, ग्रोथ और इंक्यूबेशन के बारे में बोल रहे थे ये। हाँ जी। तो ये एक्चुअली ये इन्होंने जो कहा, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 14 डेज हम मान के चलते हैं। हाँ जी। लेकिन कभी अभी जो हम लोग टेस्ट करते हैं, अगर आप देखेंगे तो टेस्ट करने का जो मैक्सिमम जो चांसेस पॉजिटिव आने का होता है विदिन 3 to 5 डेज और 4 to 7 डेज ऐसे केस इसके आसपास है। इसका मतलब होता है कि अगर हम फर्स्ट डे में टेस्ट करते हैं तो चांसेस कम है, थोड़ा सा हम टाइम बढ़ाते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए जब हम क्वारंटीन में करते हैं तो पहले हम टेस्ट करते हैं, फिर वेट करते हैं, 5 डेज में करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वारंटीन में जब लोगों को छोड़ते हैं तब करते हैं। तो जो फर्स्ट टू 14 डेज है, तो हम देखें तो बीच का जो पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड, इसमें टेस्ट के पॉजिटिव होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अच्छा। इसलिए कि इसमें इन्फेक्शन हो सकता है पीक पे हो। हमारे साथ अगले श्रोता है मंदसौर से बसंती लाल। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको नमस्कार। मैं सगोरिया स्कूल घाटी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से बसंती लाल बोला। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है आपसे कि जैसे सीने में दर्द और पेट दर्द से क्या कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है क्या? देखिए, अब तक जो देख रहे हैं केसेस, तो कोरोना वायरस के आमतौर पर लक्षण होते हैं, बुखार होता है, सूखी खांसी होती है, थोड़ी सांस लेने में तकलीफ होती है, बदन में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। ये शुरुआती लक्षण है। बहुत लोगों को इसके लक्षण नहीं भी आते हैं, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है, और क्या कहा आपने? हेलो जी, डॉक्टर साहब लाइन पर नहीं है आपको? अच्छा, जो पेट में दर्द हो रहा है, आपने कहा पेट में दर्द हो रहा है और बुखार वगैरह नहीं है, तो चांसेस कम है कि आपको कोरोना के लक्षण है, कोरोना वायरस के लक्षण है। जी। अगले श्रोता है वेद प्रकाश। अच्छा। हेलो वेद प्रकाश जी। हाँ जी। जी बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम ग्रामीण क्षेत्र से है जी, गाँव से जी, सिरमौर से। सिरमौर से? अच्छा। हाँ जी। बोलिए। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे इलाके में ना घर के पास चीड़ के पेड़ है जी। अच्छा। तो वहाँ हम घूमने जा सकते हैं, वो तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ना, हम जा सकते हैं वहाँ हम। हेलो डॉक्टर साहब, ये आपका कहना ये है कि आपके पास आपके घर के पास पेड़ है
और आप वहाँ घूमने जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? जी, यही सवाल था। जी, यही सवाल। अगर आप सरकारी नियम को देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए घूमने जाना ठीक नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप अकेले जाते हैं तो कोई बात नहीं, इसलिए कि आसपास के इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप में अगर इन्फेक्शन हो और आप जाते हैं तो आप शायद और जगह फैलाएं। दूसरा, यदि आप जाते हैं तो हो सकता है और भी लोग आपको देख के जाएं तो एक भीड़ बढ़ सकती है, इसलिए जाना ठीक नहीं है। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं और कोई बहुत भीड़ वाली जगह नहीं है, आप अकेले जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए जाने में मेरे ख्याल से कोई इसमें लेकिन स्पष्ट रूप से ये बात है कि जो निर्देश हैं उनका पालन बहुत सख्ती से होना चाहिए। आपकी देखा देखी आपके साथ और लोग जरूर आएंगे, क्योंकि ऐसा होता है। ये जो लोग आप ठीक हैं, आपको लग रहा है, लेकिन हाँ, जब आप जाएंगे तो और भी लोग आएंगे, तो शायद फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहेगी। और देखिए, ये जो वायरस है, ये सबसे ज्यादा इसी तरह से इसके लिए दूरी बनाए रखने के लिए बार बार सरकार ने कहा है और बार बार प्रशासन यही बात कह रहा है कि आप अपने घर के अंदर रहें, घर के ही अंदर रहें। कुछ दिन की बात है, जब ये बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद आप स्वतंत्र हैं कहीं भी घूमने के लिए। तो इस तरह की अभी कोई ख्वाहिश ना ही रखें डॉक्टर साहब, तो ये बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा, नहीं रह के तो ठीक है। हाँ, इसलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको मेंटेन करें डिस्टेंसिंग को। जी, इसलिए कि हम लोग जो करते लोग उसको फॉलो करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आप जाएंगे 10 लोग और जाएंगे। जी, भिवानी से रामनिवास है हमारे साथ, हमारे श्रोता। बोलिए रामनिवास जी। अली चंद्रिका जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी जी, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों में धारणा है कि ये 50 साल के उम्र के ऊपर जो लोग हैं उनमें ज्यादातर होता है। ये खास करके युवाओं में भी ये गलतफहमी है कि युवाओं में नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी है। युवाओं को भी हो सकता है। हालांकि ये 50 साल के बारे में इसलिए कहते हैं कि 50 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर रोग प्रतिरोध जो होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर की थोड़ी कम हो जाती है। 50 साल के ऊपर कुछ बीमारियां और भी आमतौर पे पाई जाती हैं, जैसे कि शुगर की बीमारी हो गई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, तो या सांस की बीमारी हो गई, या और बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं। तो जब ये बीमारी होती है 50 साल के बाद, तो उससे अगर इन्फेक्शन होता है किसी भी वायरस का, भले कोविड-19 हो या इन्फ्लुएंजा हो या कोई वायरस हो, तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरा है कि लोगों को ये मेरे ख्याल से गलतफहमी है कि ये युवाओं को नहीं होता है, इसलिए युवाओं आजकल जो है यूथ बहुत अधिक घूमते हैं कि हमें नहीं हो सकता है। ये भी गलतफहमी है। यदि आप कुछ और देशों को देखें, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता से है डॉक्टर साहब, शायद, है ना? जी, वो है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे युवा भी हो सकते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, ऐसे युवा भी हो सकते हैं कि जिनको सांस की तकलीफ हो, या ऐसे युवा हो सकते हैं जिनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं हो। तो डॉक्टर साहब, ये ही है कि जागरूकता बहुत जरूरी है और सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं, बेहद अहम है, सही जानकारी। जी, सबसे जरूरी है कि ऐसे युवा हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए युवा जो है, अगर उनकी रोग प्रतिरोध क्षमता ठीक है, उनको इन्फेक्शन हो गया, लेकिन वो इन्फेक्शन पता नहीं चलेगा। हाँ। और वो अपने आसपास के जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके घर में रहते हैं, उनको फैलाएंगे। जी, तो अगर आप थोड़ा भी, अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं, तो आप अपने परिवार में भी दूरी बनाए रखें, घर के अंदर ही रखें और प्रशासन और पुलिस से सहयोग करें। और डॉक्टर नंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, और हमारे श्रोताओं का भी आभार जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नंद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।